ईसाई, इस्लामी और वामपंथी तीनों इतिहास के दुश्मन होते हैं। ये तीनों अपने अतीत के इतिहास को निकम्मा और गैर जरूरी बताकर नष्ट कर देते हैं। अगर भारत में घर घर में रामायण, महाभारत, वेद, पुराण आदि नहीं होते तो ये तीनों मिलकर भारत के गौरवशाली अतीत को भी नष्ट करने में सफल हो गए होते। ये शब्द है महान राष्ट्रवादी इतिहासकार स्वर्गीय श्री पुरुषोत्तम नागेश ओक जी के। विचार कीजिए, आपने किसी देश का ऐसा इतिहास पढ़ा है जो अपने ही देश और उसके मूल निवासियों के अतीत को कलंकित करती हो। कभी आपने सोचा है विश्व की सबसे प्राचीन और गौरवशाली सभ्यता, संस्कृति, धर्म, आध्यात्म, ज्ञान, विज्ञान और अर्थशास्त्र का वाहक विश्व गुरु भारत की गौरव गाथाएं मार्क्सवादी इतिहास की किताबों में कहां, कैसे और क्यों गुम हो जाती है? क्यों मार्क्सवादी इतिहास में भारत के गौरवशाली अतीत की गौरव गाथा की जगह अतीत की झूठी सच्ची, खट्टी, कड़वी और धुंधली तस्वीर पेश की जाती है? क्यों आपको अपने ही देश का इतिहास पढ़ने में इतनी अरुचि पैदा हो गई है कि आप इसके अतीत में झांकना भी नहीं चाहते हैं? ऐसे और भी कई सवाल हैं जिसका उत्तर आज हम ढूंढेंगे, और एक बार जब सच्चाई जान लेंगे तो आप अपने और अपने बच्चों के द्वारा पढ़े पढ़ाए जा रहे नेहरूवादी मार्क्सवादी इतिहास को कूड़े के ढेर में फेंक देंगे जो इनकी सही जगह है। भारत के इतिहास के प्रणेता जेम्स मिल की भारतीयों के बारे में क्या राय थी? हमारे नेहरूवादी वामपंथी इतिहासकार हमें यह समझाते हैं कि हम भारतीयों को इतिहास लेखन का कोई ज्ञान नहीं था और भारत का इतिहास लिखने वाला प्रथम इतिहासकार होने का श्रेय उपयोगितावादी यानी यूटिलिटेरियन जेम्स मिल तथा भारत के इतिहास की प्रथम पुस्तक का श्रेय इनकी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया को देते हैं। जेम्स मिल ने पूरे 10 वर्ष भारत पर अध्ययन किया और निष्कर्ष निकाला, भारतीय कुटिल, पाखंडी, धोखेबाज और मिथ्यावादी हैं। जितना कोई असभ्य से असभ्य समाज नहीं होगा, इनमें हर बात को अतिशय बड़ा चढ़ाकर पेश करने की आदत है। ये कायर और भावशून्य हैं, बेहद घमंडी और दूसरों के प्रति दंभपूर्ण घृणा से ओतप्रोत हैं, पर अपने व्यक्तिगत जीवन में और घरों के मामले में नितांत जुगुप्सु, डिस्गस्टिंग हैं। ब्रिटिश सरकार ने भारत के इतिहास के साथ क्या किया? ईसाइयत के एजेंडे को कार्यान्वित कर भारत में अपनी साम्राज्यवादी सत्ता को स्थायी बनाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने अन्य उपायों के साथ भारत के गौरवशाली इतिहास को तोड़ मरोड़ कर विकृत और कलंकित कर दिया। भारत के धार्मिक ग्रंथों को विकृत करने के लिए मैक्समूलर के नेतृत्व में कार्य प्रारंभ हुआ और भारत के इतिहास को विकृत करने की जिम्मेदारी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI के अधिकारी अलेक्जेंडर कनिंघम को सौंपा गया। और फिर ब्रिटिश सरकार ने अपनी साम्राज्यवादी सत्ता को वैध ठहराने के लिए एक फर्जी आर्य जाति का आविष्कार किया और भारतवर्ष में हजारों लाखों वर्ष से रह रहे हिंदुओं को ही आर्य जाति बताकर विदेशी और अपने ही देश भारतवर्ष पर आक्रमणकारी घोषित कर दिया। इसी तरह भारत की तत्कालीन राजनीतिक सीमा के बाहर शासन करने वाले भारतीय क्षत्रपों शक, कुषाण, पहलव आदि को भी विदेशी और आक्रमणकारी घोषित कर दिया। बाइबल में सृष्टि निर्माण का वर्ष महज 4004 ईस्वी पूर्व दिया हुआ है। इसी बाइबल के ज्ञान से अंधे होकर यूरोप के इतिहासकार यूरोप के ईसा पूर्व काल के इतिहास का कचरा कर रखे हैं और हजारों लाखों वर्ष के इतिहास को 4004 वर्ष में एडजस्ट नहीं कर पाने के कारण ईसा पूर्व काल के इतिहास को अंधकार युग बताकर पल्ला झाड़ चुके हैं। बाइबल के इसी चश्मे से देखने के कारण अंग्रेजों ने भारतवर्ष के हजारों लाखों वर्ष पुरानी गौरवशाली इतिहास को मिथक, माइथोलॉजी बताकर जुटला दिया और भारत में भी 1000 ईसा पूर्व से पीछे के काल को नवपाषाण काल, पाषाण काल और पुरापाषाण काल जैसे पागल बुद्धियों में बांट दिया। उसी चश्मे के भीतर एडजस्टमेंट हेतु विक्रमादित्य, शालिवाहन शक जैसे कई महाप्रतापी हिंदू सम्राटों जिनका शासन अरब के प्रायद्वीप तक विस्तृत था को मिथक बताकर भारतीय इतिहास से गायब कर दिया है। वामपंथी इतिहासकार इसी मूर्खता को अंग्रेजों का अद्भुत ज्ञान मानकर अपनी गुलाम मानसिक विकलांगता को बुद्धिजीविता समझकर आज तक झूठ फैला रहे हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद अपनाए गए फूट डालो, राज करो की नीति के तहत मुसलमानों को अपने पक्ष में करने के लिए तथा हिंदुओं के गौरव को नष्ट कर उन्हें आत्महीन बनाने के लिए
आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI के डायरेक्टर धूर्त कनिंघम ने मुसलमानों द्वारा कब्जा किए गए सभी हिंदू, बौद्ध, जैन भवनों, मंदिरों, पाठशालाओं आदि को मुसलमानों का भवन, मस्जिद, मकबरा और मदरसा घोषित कर दिया। इसी फूट डालो राज करो की नीति के तहत उत्तर और दक्षिण भारत के हिंदुओं को आपस में लड़ाने के लिए फर्जी आर्य और द्रविड़ प्रजाति का सिद्धांत बनाया गया। भारत की आजादी के बाद क्या हुआ? शिक्षा राष्ट्र निर्माण की कुंजी होती है और इतिहास भविष्य का दर्पण होता है, जो राष्ट्र और समाज के सुखद भविष्य का निर्धारण करता है। परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात भारत के शिक्षण कार्य का नेतृत्व 1947 से 1977 तक जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के आक्रमणकारी जमात के ही 5 शिक्षा मंत्रियों के हाथ में दे दिया गया तथा भारत के इतिहास लेखन का कार्य नेहरूवादी वामपंथी इतिहासकारों के हाथों में चला गया, जो मानसिक रूप से आक्रमणकारी अंग्रेजों और मुस्लिमों के गुलाम थे। इन्होंने पश्चिमी आकाओं के साम्राज्यवादी दुष्प्रचार को भारत के इतिहास का रूप देने के लिए कई कुतर्कों का सहारा लिया तथा उसे और भी विकृत कर दिया। इनमें से सबसे प्रमुख थे D.D. कौशाम्बी, जो भारत में मार्क्सवादी इतिहास के प्रणेता माने जाते हैं। इनका मानना था कि यदि हम भारत के गौरवशाली अतीत का चित्र इतिहास में उभारते हैं तो एक तरह का खतरा उत्पन्न हो सकता है। इससे हमारा विवेक कुंठित हो जाएगा और हम अतीतोन्मुख हो जाएंगे। इन विचित्र तर्कों के साथ ही कौशाम्बी ने एक नए प्रकार के इतिहास लेखन का प्रस्ताव रखा, जिसमें धरा को उठाओ, गगन को झुकाओ की नीति अपनाई गई। इस नीति के तहत भारत और हिंदुओं के गौरवशाली इतिहास को दबा दिया गया। भारत की सभ्यता, संस्कृति और धर्म से जुड़ी मामूली से मामूली खामियों को तिल का ताड़ बनाकर पेश किया गया, जबकि आक्रमणकारियों की एकाध अच्छाइयों को भी कई पन्नों में गुणगान किया गया। कौसाबी के मार्क्सवादी चेले तो खुद इनके भी बाप निकले। इन मार्क्सवादी इतिहासकारों ने यहां तक साबित करने की कोशिश की कि मुस्लिम आक्रमणकारियों के भारत आगमन से पूर्व भारत की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक स्थिति अत्यंत दयनीय थी और सब कुछ ठीक मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा भारत पर अधिकार करने और सत्ता संभालने के बाद ही हुआ। हरिश्चंद्र वर्मा जैसे वामपंथी इतिहासकारों ने तो नीचता की हद ही पार कर दी है। इसने मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा हिंदुओं और हिंदू मंदिरों, मठों और पाठशालाओं पर हमले और उसे नष्ट करने को आक्रमणकारियों द्वारा एकेश्वरवाद का प्रचार के रूप में व्याख्या किया है। इसी तरह आधुनिक भारत का इतिहास और स्वतंत्रता संघर्ष का इतिहास भी नेहरू, गांधी, कांग्रेस और कम्युनिस्टों के फर्जी गुणगान से भरा हुआ है और स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले और सर्वस्व बलिदान देने वाले लाखों शहीदों को दरकिनार कर दिया गया है। गुरुदत्त लिखते हैं कि स्वतंत्रता संघर्ष का इतिहास लिखने के लिए जब सामग्रियों को इकट्ठा किया गया तो गांधी और कांग्रेस उनमें खो गए थे, परंतु आजादी के लिए सर्वस्व न्योछावर करने वाले क्रांतिकारियों के गौरवशाली इतिहास को कूड़े में डालकर गांधी कांग्रेस का फर्जी गुणगान वाला इतिहास लिखा गया। नेहरू गांधी परिवार ने तो क्रांतिकारी मनमंथनाथ गुप्त द्वारा लिखे क्रांतिकारियों के वृहत इतिहास की किताब पर ही प्रतिबंध लगा दिया था, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के सत्ता में आने के बाद ही जनता को प्राप्त हो सकी। यह सफेद झूठ फैलाया गया है कि भारत को आजादी गांधी और कांग्रेस के कारण मिली। सच्चाई तो यह है कि गांधी कांग्रेस के कारण ही भारत को खंडित आजादी मिली और पाकिस्तान, बांग्लादेश के लाखों करोड़ों हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, स्त्री, पुरुष, बच्चे, बूढ़े उस खंडित आजादी में इस्लामिक हिंसा के भेंट चढ़ गए। इतना होने के बावजूद जिन लोगों ने हिंसा, दंगा, लूट, रेप के बदौलत भारत का विभाजन कर पाकिस्तान बनाया, उन लोगों को पुनः विभाजित भारत में रखकर इन्हीं गांधी नेहरू ने हम हिंदुओं के जीवन में जहर घोल दिया है और हिंदुस्तान के बर्बादी का बीज बो दिया है। इसी तरह दलित, सवर्ण और छुआछूत का दुष्प्रचार भी नेहरूवादियों और वामपंथियों का फैलाया हुआ है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अंग्रेजों ने जिन हिंदू जातियों को डिप्रेस्ड क्लास कहकर अनुसूचित जातियों के लिस्ट में शामिल किया था, वे क्षत्रिय, ब्राह्मणों के शोषण, उत्पीड़न और छुआछूत के शिकार नहीं थे, बल्कि मुस्लिम अंग्रेज शासन के लूट, शोषण, अत्याचार और कुशासन के कारण दरिद्र बने। अपवाद को छोड़कर क्षत्रिय,
ब्राह्मण और वैश्य जाति के लोग हैं। इसी तरह अनुसूचित जनजाति वर्ग के अधिकांश लोग मुस्लिम शासकों से पराजित होकर अपने और अपने संबंधियों, सहयोगियों के साथ जंगलों के भीतर छुपकर रहने वाले क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र वर्ण के राजवंशी लोगों के वंशज हैं। आप कह सकते हैं, चलो ठीक है, फर्जी इतिहास पढ़ाया गया या पढ़ाया जा रहा है, पर सत्य इतिहास पढ़ने से भी क्या फायदे होंगे? सवाल वाजिब है। यदि इतिहास पढ़ने से फायदे ही ना हो तो फर्जी इतिहास पढ़ें या सत्य, क्या फर्क पड़ता है? मेरा सवाल है, अगर सत्य या फर्जी इतिहास पढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ता तो रणनीति के तहत फर्जी इतिहास क्यों लिखा गया होता, ताकि हिंदू अपना सत्य इतिहास जान ही नहीं सके, और जानना भी चाहे तो वे किंकर्तव्य विमूढ़ और आत्महीनता का शिकार हो जाएं। मैं आपको बताता हूं, यदि भारत का सत्य इतिहास पढ़ाया जाता तो भारत की वर्तमान राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक स्थिति पर क्या फर्क पड़ता। अगर भारत का सत्य इतिहास पढ़ाया जाता तो पढ़ लिखकर युवा सेकुलर, वामपंथी मूर्ख बनकर भारत तेरे टुकड़े होंगे कि नारे नहीं लगाते। देश के दुश्मनों के साथ मिलकर भारत की बर्बादी तक जंग लड़ने की बात करने की जगह भारत की महान सभ्यता, संस्कृति, धर्म और परंपरा पर गर्व करने वाले स्वाभिमानी और राष्ट्रवादी बनते तथा अपने देश और समाज के दुश्मनों तथा षड्यंत्रकारियों की गर्दन तोड़ देते। बाबा साहेब आम्बेडकर का मानना था कि मुसलमानों की भातृभावना केवल मुसलमानों के लिए है। कुरान गैर मुसलमानों को मित्र बनाने का विरोधी है। इसीलिए काफिर हिंदू सिर्फ घृणा और शत्रुता के योग्य हैं। हिंदू मुसलमान कभी एक साथ नहीं रह सकते। अगर सत्य इतिहास पढ़ाया जाता तो आज दलित और बौद्ध हिंदू फिर से दलित मुस्लिम भाई भाई का आत्मघाती नारा नहीं लगाते। अगर उन्हें सत्य इतिहास पता होता कि इस्लामिक मुल्क पाकिस्तान में अहमदिया, मुजाहिर आदि मुसलमानों को भी काफिर बताकर खत्म कर दिया गया और आज शिया मुसलमानों को काफिर बताकर खत्म करने का नारा खुलेआम सड़कों पर लगाया जा रहा है, तो सभी भारतीय हिंदू भाई भाई का नारा लगाते, जो जरूरी है। अगर सत्य इतिहास पढ़ाया जाता कि अल्लाह ईश्वर को एक बताने पर आक्रमणकारी मुगल हिंदुओं को जिंदा जला दिया करते थे, तो आज लोग गांधी का राजनीतिक भजन अल्लाह ईश्वर तेरो नाम गाकर अज्ञानतावश इतरा नहीं रहे होते और भविष्य में अपनी मौत को दावत नहीं दे रहे होते। ये सिर्फ चंद उदाहरण हैं। अगर आज भी समस्त भारतीय अपने इतिहास की सच्चाई से परिचित हो जाए तो अभी भी भारत का भविष्य उज्जवल हो सकता है।